नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज हम चर्चा करेंगे वक्फ कानून पर। और मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज भी रहेंगे और मोहित भी मेरे साथ रहेंगे। और वक्फ पर लगातार दूसरे दिन आज सुनवाई है। लगातार तीसरे दिन की सुनवाई आज है और 2 दिन इससे पहले हमने देखा कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और तुषार मेहता की तरफ से जो है वो रखा गया सरकार का पक्ष और उधर कपिल सिब्बल की तरफ से याचिकाकर्ताओं का जो पक्ष है वो रखा गया। दोनों ही तरफ से लगातार दलील अपील रखी जा रही है और कपिल सिब्बल जहां ये कहते हैं कि वक्फ को लेकर किस तरीके की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसा उसमें संशोधन किया गया है जो ज़रूरी नहीं है। तो वहीं तुषार मेहता का तर्क ये है कि अगर इसे कानून बनाया गया है तो बहुत सोच समझकर कानून बनाया गया है। सरकार ने उससे पहले पूरी रेकी की है। एक बड़ा जन समुदाय है जिसका एक सर्वे किया गया है, जिनकी राय ली गई है, उसी के आधार पर ये संशोधन किए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जब सुनवाई लगातार तीसरे दिन हो रही है, 3 दिन तक हो रही है, तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि क्योंकि अब जो निर्णय आता है या कोर्ट अंतरिम राहत देगी या नहीं देगी, इस पर तो सबकी निगाहें हैं, लेकिन बहुत दिन बचे नहीं क्योंकि आगे वीकेंड है और वीकेंड के बाद गर्मी की छुट्टियां 26 तारीख से पड़ रही हैं और फिर आगे 13 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां जो है वो रहेंगी। तो तकरीबन 1 से 2 महीने का ये समय, 1.5 महीने का लगभग रहेगा। तो अब इन 2 दिनों में आज और कल अगर सुनवाई होती है तो क्या कुछ होगा ये भी देखना रहेगा और अब तक की कार्रवाई क्या कुछ रही है उससे पंकज जी क्या समझ आता है, क्योंकि कोर्ट ने ये तो साफ कर दिया है मुस्लिम पक्ष को या याचिकाकर्ताओं को, जिसमें एक याचिका असदुद्दीन ओवैसी की भी है, 5 याचिकाओं पर जो सुनवाई है वो हो रही है, उसमें ये कह दिया गया है कि अंतरिम, क्योंकि ये कानून अब बन चुका है, तो इसमें कोर्ट का ये कहना है कि हम ज़्यादा जो आपको रियायत है या जो आप चाहते हैं, अंतरिम राहत चाहते हैं, वो तब तक नहीं दे सकते जब तक आप कोई ठोस दलील ना लेकर आए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये ठोस दलील कपिल सिब्बल आज या कल कोर्ट में रख पाते हैं अगर कल सुनवाई होती है? देखिए, सबसे मैं ये बड़ी बात बता दूं, इसमें जो सीजे हैं, जो बी.आर. गवई, वो खुद इसकी सुनवाई करें। 2 बेंचों की पीठ है, सीजे गवई और जस्टिस एजी मसीह इसका कर रहे हैं, जबकि जो वादी पक्ष हैं और इनके तरफ से जो है कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन है और सॉलिसिटर जनरल सरकार के पक्ष का बचाव कर रहा है। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो मसला है, इसमें 3 मुद्दों पे मेन किया गया। एक वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर में जो ये कहा जाता है, जो प्रतिपक्ष जो आपको ये है इनके क्या कहते हैं, जो जमीन को यूज कर रहा है, जो वक्त का को यूज कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो उनका ये कहना है चूंकि ये वक्फ का जो ज़मीन है लंबे अरसे से है और उसका दस्तावेज नहीं है, तो इस पे जो सरकार के पक्ष से जो तुषार मेहता है, तुषार मेहता ये कहना है जो नहीं है तो ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और जो कानून को भी हम देखते हैं तो वक्फ बाय यूजर कानून में भी है, जो जब तक उस पर कोई दावा नहीं होता है, अगर दावा होता है जो ये मेरी ज़मीन, सपोज कीजिए वक्फ की ये ज़मीन है और मैं बोलता हूँ जी मेरी ये ज़मीन वक्फ ने गैरकानूनी तरीके से हड़पा है, तो फिर वक्फ को सबूत पेश करना पड़ेगा और मुझे भी सबूत दिखाना पड़ेगा जो मेरे ये ज़मीन कैसे है। तो चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, चाहे कितनी भी पुश्तैनी हो, कितनी भी पुरानी हो। तो सरकार का ये सत्ता पक्ष का ये कहना है, सरकार मतलब कानून जो अभी जो कानून मौजूदा का नहीं, ये कहना है अगर ये स्थिति आती है तो। और वैसे भी देखिए, अगर कोई भी किसी की ज़मीन होती है तो अगर मुझे लगता है मेरी ज़मीन है तो मैं इसको चुनौती दे सकता हूँ, ये पहले भी ये बात था। लेकिन अब पहले क्या था, जो वक्फ का एक बार उस पर कब्जा हो गया तो दूसरे का फिर नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी हो। उसके बाद है जो दूसरी आपत्ति जो है इसमें, जो दूसरा जो मामला, जो 3 मेन मुद्दे हैं, दूसरा मुद्दा ये है जो वक्फ वाले में, सपोज कीजिए जो कोई ज़मीन है, वक्फ बाय यूजर की ही बात करते हैं, कोई ज़मीन है वक्फ के कब्जे में है और सरकार ये कहती है मेरी ये ज़मीन है, तो उस केस में फैसला क्या होगा? तो उस केस में फैसला क्या है, जो पहले जो था सो वक्फ की जो कमेटी होती थी उस कमेटी का था, अब क्या हो गया, वो मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को दे दिया गया है। तो जब इनकी इस बात पे जेपीसी में जब भी ये मुद्दा उठा तो जेपीसी में ये इसके लिए किया गया जो डीएम के साथ एक जनप्रतिनिधि का भी आदमी रहेगा और जो इसको इसमें फैसला करेगा। तीसरा जो मुद्दा इसमें है, जो इसमें ये कर दिया गया जो कम से कम 5 से 10 साल का उस इस्लाम को मानने वाले लोग होना चाहिए। तो उसमें ये कहा गया है आपको, इस्लाम के मानने वाले में जो इस पर मुद्दा ये उठ गया है, जो कोर्ट में बहस भी हुआ, जो सभी धर्म में आपको ये है दान देने की प्रथा है। तो दान देने की जब प्रथा है तो
हिंदू धर्म में भी कोई किस दान दे सकता है, तो फिर मुस्लिम धर्म में ये जो वक्फ के लिए ये क्यों लाया गया है? तो वक्फ का उस पे जो तुषार मेहता की तरफ से जो बहस हुआ उसमें ये कहा गया जो वक्फ इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है, इस्लाम में दान देने की है लेकिन वक्फ मूल हिस्सा नहीं है, तो इन मसलों पे हो रहा है। और तुषार मेहता ने फिर ये भी दलीलें दी जो वक्फ में जितने भी पिटीशन आवेदन अभी तक लगाए गए हैं कोई डायरेक्ट पीड़ित उसमें नहीं है, मतलब कोई भी पक्षकार ऐसे नहीं है, तो किसी जो अगर कोई पक्षकार है जो इससे पीड़ित है तो वो डायरेक्ट है, उनकी अर्जी होनी चाहिए। तो उसके एवज में सरकार का जो ये कहना है, मतलब तुषार मेहता ने जो अपना पक्ष रखा है, जो देखिए ये जो कानून है आपको इसको 15 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू जो उस पर अपना अंतिम मोहर लगाती हैं तो कानून बनता है। इससे पहले इसको 200 लोकसभा में ये पारित हुआ और भारी बहुमत से हुआ, 288 लोगों ने समर्थन में पारित किया जबकि 232 लोग ही इसके विपक्ष में थे। उसका राज्यसभा में 228 लोगों ने समर्थन में दिया और 95 लोग इसके विरोध में मतदान किया, मतलब इसको पूर्ण बहुमत है। उसके बाद से इसमें जो आपको ये कहा गया है जो जेपीसी में कई बैठकें हुई और उस बैठक में आपको 96-97 हज़ार लोगों से जेपीसी की कुछ जो समिति बनी थी 96 बैठकें हुई और 97 लाख लोगों से इस पे सुझाव मांगे गए। एक बड़ा सर्वे जो है वो सर्वे किया गया और उसके आधार पे इसको ये किया गया, क्या बोलते हैं, पास किया और कानून बना गया। तो इसके बाद जो है इसमें ज़्यादा ये है नहीं। और सरकार की सबसे बड़ा जो दलील है जो कोई भी पक्ष इसमें नहीं आ रहा है, जो पीड़ित नहीं आ रहा है, और इसमें सरकार का ये भी कहना है जो इसमें ये भी गुंजाइश है जो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है जो सरकार ने ये बोल दिया तो आप इसको कोर्ट में आप जा सकते हैं, कोर्ट में आ जाइए, तो फिर इसमें दिक्कत किस बात की है। और ये मैं बताऊं आपको जो कई ऐसे पक्ष हैं जो इससे खुश हैं, मुस्लिम समुदाय में भी कई ऐसे लोग हैं जो भारी तादाद में, और वो कम नहीं है संख्या, कई ऐसे लोग हैं जो जिनका कहना है जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी और वक्फ ने जबरन उसको अपने कब्जे में ले लिया और हम उसके लिए नहीं कुछ पा रहे, तो एक तरफ से ये भी है। मोहित, आपसे भी मैं बहुत डिटेल में इसको समझना चाहूँगी क्योंकि ये मुद्दा कानून बेशक बन गया हो लेकिन अभी भी आम आवाम की अगर बात करें तो उनके लिए उलझा हुआ ऐसा नज़र आता है। फिर चाहे वो दलील अपील की बात कर लें, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की बात कर लें, तो जो 2 दिन में हुआ है उस पर थोड़ी सी रोशनी अगर आप डालें और आज क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, जैसा अभी पंकज सर ने तमाम चीज़ें बताई, लेकिन जो अहम बात है इस पूरे बहस की कि वो वक्फ यूज़र है और बोर्ड में गैर मुस्लिमों को लेकर जो वहाँ पर जगह दी गई है उसकी भी बहस है। देखिए, इस पूरी बहस में वक्फ बाय यूज़र को अगर आम बोलचाल की भाषा में दर्शकों को समझाना हो तो कैसे समझाएगा? देखिए, वक्फ बाय यूज़र एक ऐसा लॉज था, दरअसल जब पुराने इतिहास में जाएंगे तो बहुत पहले ये कहा गया था कि उस ज़माने में कई लोगों ने अपनी संपत्तियां वक्फ कर दी लेकिन उनके कागज़ नहीं है, या फिर जो वक्फ बाय यूज़र उन इस क्लॉज के ज़रिए वो सारी संपत्तियां जो लोग एज अ मुस्लिम प्रैक्टिस वहाँ पर करते थे और उसको वक्फ का दावा कर दिया जाता था। ऐसा कई सारी प्रॉपर्टियां हैं जिनके कागजात नहीं हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन कई सारी जगहों पर दुरुपयोग के अब मामले सामने आए कि जब वक्फ बाय यूज़र यानी कि आप जब वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और आप वहाँ पर दावा कर देते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति है, और अधिकांश तौर पर यहाँ पर वो संपत्तियाँ जो सरकारी संपत्तियाँ होती हैं और ख़ास तौर पर जो सरकारी संपत्तियाँ जहाँ पर कोई गतिविधि नहीं होती है, सरकार की प्रॉपर्टी है लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई अपना एक प्रैक्टिस शुरू कर दे, चाहे वो किसी भी धर्म का है, लेकिन अगर यहाँ पर वक्फ बाय यूज़र एक ऐसा लॉ था कि वहाँ पर वो व्यक्ति वक्फ बाय यूज़र के जरिए उसको वक्फ संपत्ति का दावा कर सकता था। तो ये एक लॉज ऐसा था, क्लॉज इसमें कि यहाँ पर उस संपत्ति को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता था और वहाँ पर अब जो दूसरे पक्ष है यानी कि चाहे फिर वो सरकार हो या कोई और व्यक्ति हो, वो फिर पूरी फाइट करेगा कि उसकी संपत्ति वक्फ की नहीं है, क्योंकि वक्फ को ये राइट था कि अगर उन्होंने कह दिया कि हम ये वक्फ की संपत्ति जो है वक्फ बाय यूज़र ये हमारी वक्फ की संपत्ति है तो उसमें अटैच हो जाती थी और ये बहुत गंभीर मसला कई बार देखने को मिलता था। अब इस मामले में क्या है कि अब जो नए लॉज में सबसे बड़ा सवाल है कि वक्फ बाय यूज़र को उसको हटाने की बात कही गई है कि वक्फ बाय यूज़र की जगह आप जो है प्रमाणिकता और तमाम जो सबूत हैं मतलब जो भी आपके पास प्रमाण हैं उनको रखिए सामने और हम उस पर वक्फ की संपत्ति मानेंगे। लेकिन इसमें अभी एक बात और कही गई है कि इस पूरे मसले पर कोई भी फैसला जो है, अगर कोई संपत्ति
वक्फ से हटानी है तो वो उसका जांच अधिकारी जिलाधिकारी लेवल का अधिकारी होगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी वक्फ की जो संपत्ति है और जो बोर्ड है वो फैसला करेगा कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है। तो यानी कि अधिकारी होगा जिलाधिकारी के स्तर का और उस पर अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड या वहां की समिति ही लगाएगी। तो ये तमाम चीजें मोहित, मैं इसको थोड़ा सा इसको वक्फ बाय वजह को मतलब आम बोल चाल की भाषा में, जैसे देखिए मेरा घर है, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ या मैं बगल में रहता हूँ, मैं उसके उपयोग नहीं कर रहा हूँ और उसे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या उसके लिए मैंने वो दे दिया। अब कुछ दिनों बाद क्या हो, जो वक्फ जो बोर्ड है बोल दिया गया जो जमीन तो मेरी है, ठीक है, मैंने उसको इस्तेमाल के लिए दिया था, अब लेकिन वो दावा ठोक दिया जो इस पे अब ये वक्फ का हो गया, तो अब वक्फ का हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जैसे सरकारी कोई ज़मीन है, खाली ज़मीन पड़ा हुआ, अब इस लोग धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए वहाँ बैठने लगे उठने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो ज़मीन को एक तरह से वक्फ का ज़मीन घोषित कर दिया। तो मेन जो मसला जो फंसा इसी दोनों मुद्दे को लेकर फंसा। और अगर कुछ बदलाव की हम बात कर लें कि क्या क्या इसमें संशोधन हुए हैं, तो उसकी भी फहरिस्त लंबी है। तकरीबन 14 के करीब जो है बदलाव जो नए जब कानून बना है तो उसमें किए गए हैं। पहले तो उसके मूल ढांचे को लेकर, जिसमें अब 2 महिलाएं हो सकती हैं और 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट बोर्ड्स हैं वक्फ के, क्योंकि 32 कुल बोर्ड हमारे देश में है और इसमें बताया गया है कि जो शिया और सुन्नी समुदाय के जो लोग हैं उसके अलावा जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो और जात है, उसमें से भी जो है वो उस तबके से भी इसमें मेंबर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। और अगर नेशनल जो इनकी काउंसिल है, वक्फ काउंसिल है, उसमें भी बताया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा से मेंबर होंगे। और पहले ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे इनका ये ज़रूरी था कि वो मुसलमान हों, लेकिन अब ये बाध्यता नहीं रहेगी। जो सांसद चुने जाएंगे वक्फ काउंसिल के लिए वो मुसलमान हों, ये ज़रूरी नहीं होगा। ये एक बड़े बदलाव जो है जो मूल ढांचे में वक्फ बोर्ड के ढांचे में किए गए हैं। इसके इतर जो बदलाव हैं वो आप देखिए, इसमें जो तमाम वक्फ बोर्ड होते हैं, राज्य वक्फ का अलग बोर्ड होता है, केंद्रीय वक्फ बोर्ड अलग होता है। तो जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है उसमें 22 सदस्यों की संख्या होगी, तो इसमें 3 से 4 गैर मुस्लिम सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं। और वहीं अगर जब हम राज्य बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर कुल 11 लोग, इसके बोर्ड के सदस्यों की संख्या 11 निर्धारित की गई है, जिसमें 3 लोग गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये तर्क बार बार दिया जा रहा था कि भाई गैर मुस्लिम को क्यों इस बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, अन्य धर्मों में तो नहीं होता है, ऐसा तमाम चीज़ें जो दलील दी गई थी। इस पर कोर्ट में सरकार या तुषार मेहता का जो पक्ष ये था कि वक्फ की जो संपत्तियां होती हैं उनसे प्रभावित जो लोग होते हैं वो गैर मुस्लिम भी होते हैं। कई सारे गैर मुस्लिम लोग होते हैं, अन्य धर्मों के लोग होते हैं, जिनकी संपत्तियां या तो वक्फ से संबंधित होती हैं या उनके मामले कोर्ट में होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए, उनका कहना है कि जब इससे प्रभावित गैर मुस्लिम लोग भी हो रहे हैं, इस चीज़ से उन दूसरे धर्म के लोगों को प्रभाव पड़ रहा है, संपत्तियां कई लोगों ने दावा किया है, तो ऐसे में यहाँ पर गैर मुस्लिमों का होना मतलब हटाने की कोई बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा पूरी दलील में कहा गया। और यहाँ पर प्रॉपर्टी नियंत्रण के भी कुछ बदलाव के नियम है पंकज, ये भी मुझे लगता है कि दर्शकों को थोड़ा आम भाषा में अगर बता दिया जाए। जी, वक्फ जो प्रॉपर्टी नियंत्रण का है, इसमें ये जो पॉइंट बता गया, क्या या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ का ऑडिट करेंगे। अगर वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई विवाद होता है तो ऑडिट करेंगे। पहले देखिए, पहले क्या था वक्फ वाले में, जो अभी कानून के मूल जो अवधारणा में चेंज हुआ, पहले संपत्ति अगर घोषित कर दी तो कर दी, फिर उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे ये है तो मुझे ये सबूत देना पड़ता था जो ये मेरी जमीन है और मेरे पैतृक जमीन है और ये है। लेकिन अब इस कानून में ये कर दिया गया, अगर कोई दावा आता तो वक्त को अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे और ये दावा करने पड़ता। अगर कोई विवाद इस तरह से होता है, कोर्ट में पहुंचता है, तो उसमें अगर ऑडिट करने की बात और उसकी जांच करने की जब बात आती है तो क्या या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी के ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगा। उसके बाद से क्या है, बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वक्फ का एक रजिस्ट्रेशन अब जरूरी हो गया है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। इससे पहले जो दूसरी जो साइड है उसी को अपने सबूत रखने पड़ेंगे, उसी को अपना पक्ष साबित करना पड़ेगा। लेकिन अब वक्फ को भी खुद को साबित करना होगा अगर वो कोई दावा कर रहे हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी बाकायदा वो रजिस्टर्ड होगी, यानी ऑन पेपर होगा। इसमें कोई भी धोखाधड़ी वाली कोई गुंजाइश
रहेगी नहीं। तो देखिए इसमें मुझे जो इसमें लगता है, अगर इस तरह का कुछ होता है तो एक जो कागजी कार्रवाई हो जाएगी और फिर ये क्लियर हो जाएगा, हाँ ये पुख्ता हो प्रॉपर्टी जाएगा। ये पुख्ता हो जाएगा, विवाद का कोई मसला नहीं रहेगा। उसके बाद से है, जब कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट देते हैं तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, यानी सरकार के फैसले ना लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ के कंट्रोल में नहीं रहेगा। और मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है तो जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आता तो वक्फ का प्रॉपर्टी, और इस पर भी बड़ी आपत्ति जताई जा रही है, इस पर भी आपत्ति है कि जब तक आप फैसला नहीं सुनाते आप उसको वक्फ का ही रहने दें, ये कहा जा रहा है वक्फ की तरफ से, और जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिकाएं दी गई हैं। लेकिन जो कानून में बदलाव हो गया है वो ये है कि जब तक कोई ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है वो सरकार की मानी जाएगी, उस पर वक्फ का कोई भी जो कंट्रोल है वो नहीं होगा। तो इस पे जो सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल का ये दलील था, जो इसका मतलब यह है सरकार जो है सो जमीन को हड़पना चाहती है, तो उन्होंने अपना पक्ष कुछ इस तरह से कोर्ट में रखा था। उसके बाद से बिना कागजात के कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। जैसे मस्जिद वगैरह बन जाता था तो वक्फ की संपत्ति नहीं भी होता था, फिर भी उसको माना जाता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद से आप देखिए, एक जो धारा 70 खत्म होगी, धारा 70 एक था, धारा 40 था, इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। मतलब वक्फ धारा जो वक्फ का जो था धारा 40 उसके तहत कोई भी संपत्ति वक्फ का संपत्ति हो जाता था, वो कर देते, तो इसको खत्म किया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में वक्फ के इसको चुनौती, तो फिर ये कैसे निपटारा होता था? वक्त के जो थे, जो अपना उनकी कमेटी होती है, तो कमेटी में उस बात पे चर्चा होती है और इसको सुलटा दिया जाता था। तो वो तो एक तरफा डिस्कशन हुआ, एक तरफा फैसला, कुछ हाँ, ऐसा। तो इसी कई मामलों में ये देखा तो इसीलिए ये विवाद आ रहा था, जो वक्त ने पे जो लगा, एक वक्त पे भूमाफिया का भी आरोप लगा, जो वो जबरन जमीनों को कब्जा कर लेती थी, और फिर जो पीड़ित पक्ष थे, पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें कोर्ट जाने की अनुमति नहीं थी। तो इसमें कोर्ट जाने की भी बात की गई है। उसके बाद से नई कानून बनने से पहले या बाद में किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। जब तक उस पर फैसला नहीं आता वक्फ प्रॉपर्टी वो नहीं तो ये जो मूल ढांचे में बदलाव किए गए हैं, कैसे कोई प्रॉपर्टी वक्फ की होगी या नहीं होगी, और अगर उस पर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कैसे होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, पहले कैसे होता था, ये हमने आपको बता दिया है। कोई इस मामले में कुछ तफसीलात अगर मोहित रह गई हो तो आप दर्शकों नहीं, लगभग सारी डिस्कशन पूरा हो गया है, और इस डिस्कशन में बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं कि आखिर बड़ी बात ये भी है कि आखिर इतिहास क्या रहा है, वक्फ बोर्ड की कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पर ये चुनौती हुई। एक लंबी फहरिस्त है जो लगातार हम न्यूज़ नेशन और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहे हैं। अब देखना होगा कि आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ बहस वहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि आज एक बहुत अहम बहस मानी जा रही है, क्योंकि लगातार आज तीसरा दिन है, क्योंकि मंगलवार को भी कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें दी, बुधवार को तुषार मेहता ने अपनी तमाम बातें कहीं, और आज जब तीसरा दिन है तब कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है वो देखेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पे क्योंकि कोर्ट ये कह चुका है कि आपको कोई ठोस दलील देनी होगी जिसके आधार पर हम आपको राहत दे सकें, अंतरिम राहत की जो आप डिमांड कर रहे हैं। अब ये आज निर्णायक दिन होगा, अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं ये देखना होगा, या फिर कल की तारीख तय होगी ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल उसके लिए इंतजार करना होगा। और ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से या याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या दलील कपिल सिब्बल कोर्ट में रखते हैं। फिलहाल इस पर निगाहें रहेंगी। आप बने रहिए तब तक के लिए न्यूज़ नेशन के साथ, और हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमारी वीडियोज़ को आप देखते हैं, उन्हें पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।